कफ पे तो अभी हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो कफ है उनकी चीर फाड़ हो चुकी है पिछले सेशन में। इसलिए अभी मशीन पर कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये मेरा बिलीव पहले से है और ये बिलीव हमेशा सही साबित होते आया है। एक्सेप्शंस तो हर चीज़ में होते हैं, इस बिलीव में भी होंगे ही। और आज हम बात करेंगे ऑफलाइन ट्रेनर वर्सेस ऑनलाइन कोच, किसके लिए क्या बेस्ट है। ये टॉपिक मेरे को इंस्टाग्राम पे किसी ने तो भी सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में। काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आज के डेट में ना लोगों को अपना ट्रेनर शो ऑफ करना बहुत पसंद है। अरे मैं देख इसके पास कोचिंग ले रहा हूँ, अरे मैं इससे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। बट अपने आप से पूछिए, क्या फेम, क्या एक बड़ा नाम, ये एक अच्छी निशानी है कि वो बहुत अच्छी कोचिंग सर्विसेज दे रहे होंगे? लॉजिकली बात कह रहा हूँ, है ना। मैंने कई सारे बड़े बड़े कोचेस के क्लाइंट्स जो है ना, वो ही बाद में जब मैंने ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांजिशन किया था एज अ कोच, तो वही बड़े बड़े कोचेस के क्लाइंट्स ही मेरे फर्स्ट क्लाइंट्स रहे। तो सबसे कॉमनली एक ही चीज़ मिली कि टाइम नहीं देते। और चाहे कोच कितना भी बड़ा हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, बट आप उसको पे किस लिए कर रहे हो? वो जो नॉलेज उस कोच के पास है वो राइट टाइम पे आपके काम के लिए आ जाए। मानो एक पर्टिकुलर कंडीशन से आप गुजर रहे हो या एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको उस कोच की नीड है, और उस कोच के पास वो नॉलेज भी है, और जो उसके पास नॉलेज है वो बाकी किसी के पास नहीं है, और इसी वजह से आपने उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे पे कर दिए। लेकिन जब उस नॉलेज की नीड आपको है तब कोच ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे कोच का। और सबसे कॉमन कंप्लेंट कोचेस से यही रही है, एटलीस्ट मैंने तो यही सुनी है, कि हमारे सर, हमारे कोच साहब, जब उनकी ज़रूरत हमें थी तब वो हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं थे। किसी ने ये नहीं बोला कि मेरा एक्स कोच बहुत ही जाहिल था, उसके पास कोई नॉलेज नहीं था, मेरे एक्स कोच के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे एक्स कोच के पास कोई अचीवमेंट नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ऐसे कोई कंप्लेंट्स उन्होंने नहीं किए। बस उन्होंने यही बोला है कि हमारे कोच के पास सब कुछ था, लेकिन जो सब कुछ उनके पास था ना, वो राइट टाइम पे हमारे काम के लिए नहीं आया। तो वो कोच किस काम के रहे हमारे? तो भैया ये बहुत ही मुझे, नहीं, जाओ 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 जाओ। तो भैया ये बहुत ही आयरॉनिक और एक तरीके से सैड चीज़ है, एक तरीके से क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, कि उसने तो बाहर की शान और शौकत देखी ना, वर्क एथिक्स तो नहीं देखे बंदे के, कि यार उस बंदे के पास जो है वो सब कुछ देख लिया, उसने क्या हासिल कर लिया वो सब कुछ देख लिया, लेकिन वो बंदा कैसा है उसके एक्सपीरियंसेस लोगों से जानना भूल गया।
इसलिए आपने कोच हायर करने के पहले उसके जो भी पुराने क्लाइंट्स है उनसे एक फीडबैक लेना चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करना चाहिए। हाँ, इनसे आपने कोचिंग ली है प्रीवियसली, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या प्रोज एंड कौन से। और हर एक क्लाइंट को हर एक कोच सेटिस्फाई नहीं कर सकता, है ना। लोग भगवान से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कोचेस से क्या सेटिस्फाई होगा, है कि नहीं। तो आपको रेशियो चेक करना है कि हाँ भाई, कंप्लेंट्स कितने हैं और अप्रिसिएशन कितना है, और कोच उन अप्रिसिएशंस को और कंप्लेंट्स को किस तरीके से हैंडल करता है। अभी और बात करेंगे, अभी सेट कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ भाई, बूम बाम, लेट्स गो। तो शुरुआत में मेरे हिसाब से तो भी हर किसी ने ऑफलाइन ट्रेनर ही हायर करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी 1-1.5 घंटे का आपका जो सेशन होगा उसमें आपके कोच के साथ अनइंटरप्टेड डिस्कशन होगा, आपके डाउट्स जगह पे सॉल्व किए जाएंगे। वेयरएज़ शुरुआत में आप ऑनलाइन कोच हायर करोगे, वह आपको 360 डिग्री से नहीं देख पाता है। एक पर्टिकुलर एंगल से आप उसको वीडियो भेजोगे, उसमें वो करेक्शन कर पाएगा, लेकिन उसका भी एक टाइम आता है ऑनलाइन कोच को हायर करने का। पहले तो ऑफलाइन कोच की बात करता हूँ। जिम में पहले जाने के बाद या फिर ये बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट करने के बाद आपका पहला गोल क्या होना चाहिए? कौन सी सप्लीमेंट लूँ, कौन सा डाइट प्लान लूँ, ये नहीं। फर्स्ट गोल होना चाहिए एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन इम्प्रूव करना। जो भी बेसिक एक्सरसाइजेस है, स्क्वाट्स, बेंच, डेडलिफ्ट, फ्री वेट एक्सरसाइजेस, यही एक्सरसाइजेस आपको हर जगह काम को आएगी, क्योंकि हर जगह पे बेटर मशीन्स अवेलेबल नहीं है। ज़िंदगी भर आप एक जिम के साथ जुड़े नहीं रहोगे, तो वहाँ पे ये फॉर्म एंड टेक्निक आपको काम में आएगी। अगर कहीं पे एक बेटर क्वालिटी मशीन अवेलेबल नहीं होगी तो अब ये आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। उसके बाद एक जगह ऐसी आती है, रिकवरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, फिर प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, बाकी सारे सप्लीमेंटेशन, उसका बाद का काम है। शुरुआत के 3 से 4 महीने जिम जाओ, घर का खाना खाओ। बहुत लोगों को ये बात मेरी सही नहीं लगेगी, बट आजकल के कोचेस जो भी जिम जर्नी स्टार्ट कर रहा है ना, उसको ओवर कॉम्प्लिकेशन में जर्नी से दूर लेके जा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा है मैं इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं। शुरुआत में किसी की मत सुनो,
पहले एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, 4-6 महीने एक्सरसाइजेस सीखो बेसिक्स, उसके बाद इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ो। और इसी वजह से मैं बिगिनर क्लाइंट नहीं लेता हूँ। ऑनलाइन कोच का टाइम भी आता है, तो तब आता है जब आपने सालों तक ट्रेनिंग की और न्यूट्रिशन भी सब कुछ सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, नॉट परफेक्ट, लेकिन आप कहीं जाके स्टक हो चुके हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप अकाउंटेबल नहीं हो अपनी तरफ। अकाउंटेबल मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको कोई तो करवाने वाला चाहिए, करवा के लेने वाला चाहिए, खुद से नहीं कर सकते हो पुश, वो कोई डांट धपट करने वाला चाहिए। मेरे कुछ क्लाइंट बहुत खुश होते हैं, मैं बहुत डांटता हूँ मेरे क्लाइंट्स को बहुत, मतलब बहुत। अपडेट्स टाइम पे नहीं आए, बहुत ज़्यादा डांटता हूँ। तो कुछ लोगों को वो अकाउंटेबल रखने वाला चाहिए, नहीं तो चैट जीपीटी आए, कुछ भी आए, वहाँ से आप एक डाइट प्लान तो ले ही सकते हो। और आजकल तो भाई मैंने इंस्टाग्राम पे तो कैप्शंस पढ़ना ही बंद कर दिए। वो चैट जीपीटी का ऐसा डैश आ जाता है ना, अरे बंदे रिप्लाई करने के लिए भी, किसी चीज़ का रिप्लाई करने के लिए भी, किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करने के लिए भी चैट जीपीटी यूज़ कर रहे, वो डैश आ जाता है ऐसा। कितना, मतलब यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसको यूज़ करते करते हम खुद ही आर्टिफिशियल बनने लग गए। हमारी खुद की सोच ही नहीं रही है, हमारी खुद की सोच ही आर्टिफिशियल बनते जा रही है। हर जगह वही चीज़ है। और भैया खतरनाक, मतलब इसके बाद वही कोचेस इस इंडस्ट्री में टिक पाएंगे जिनको एक्चुअल में एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि डेटा तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ना। चैट जीपीटी क्या कर रहा है, आपके सामने डेटा प्रेजेंट कर रहा है। डेटा तो कोई भी प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन इज़ नॉट इक्वल टू नॉलेज। उस इंफॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करना है ना, उसको विजडम कहते हैं। और जिसके पास विजडम है ना, वो ही एक अच्छा कोच बन सकता है। ये चीज़ बहुत सारे कोचेस को मतलब समझाई है मैंने, लेकिन वही है, एक टाइम पे कॉपी पेस्ट प्रोटोकॉल्स वर्क करना बंद कर देते हैं। सच में जिन्होंने एक्चुअल में कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है, उनको समझ में आ रहा होगा मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ऑनलाइन कोच का भी हायर करने का एक टाइम होता है, एक लेवल होती है, और ऑफलाइन कोच को हायर करने की भी एक लेवल होती है।
आजकल के टाइम में किसी को एक अच्छा कोच नहीं बनना है, सबको बनना है सेलिब्रिटी ट्रेनर, सेलिब्रिटी कोच। इस मामले में ना, जहाँ से मैंने फर्स्ट पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन किया था K11 से, जो फाउंडर है कैजात कपाड़िया सर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, सेलिब्रिटी ट्रेनर बनने के पीछे नहीं, सेलिब्रिटी बनने के पीछे भागो। भाई साहब अच्छे से सुनो, वापस से बोल रहा हूँ, सेलिब्रिटी ट्रेनर बनने के पीछे नहीं, सेलिब्रिटी बनने के पीछे भागो। आज कोई भी कैजात सर को इस वजह से नहीं जानता है कि उन्होंने XYZ सेलिब्रिटी को ट्रेन किया था। लोग इस वजह से जानते हैं क्योंकि वो कैजात कपाड़िया थे। तो वही चीज़ मिसिंग है। आप कोई चीज़ ज़माने से हट के करोगे, नॉर्मल लोगों की लीग से हट के करोगे, या प्री एग्जिस्टिंग चीज़ें कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करोगे ना, तो आपकी एक अलग छाप बन जाती है। नहीं तो बस भेड़ चाल में चलने में फ़ायदा क्या है। और आजकल इंडस्ट्री में डिबेटेबल क्या नहीं है, ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें काम करती है, ऐसा कोई नहीं। कुछ चीज़ें आसानी से काम करती, कुछ चीज़ें मुश्किल तरीके से काम करती, लेकिन काम तो करती है। हम लोगों के हाथ में है, किसी को हार्ड वे, चैलेंजिंग वे बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को इजी वे बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंपल एज दैट। और इसमें ज़्यादा डीप घुसने से अच्छा यही टॉपिक पे आता हूँ जो आज का टॉपिक है। तो शुरुआत में मुझे भी यही लगता क्या था, मैंने भी शुरुआत में इसी तरीके से काम करने का सोचा था, एक्ट करने का स्टार्ट करने ही वाला था कि कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे, फिर उसके बाद नाम होगा। लेकिन क्या है, क्या फ़ायदा है? वो एक तरीके से बार्टर कोलैबोरेशन टाइप चीज़ है जिसमें आपकी क्या वैल्यू है, वो बंदा आपके नॉलेज की क्या वैल्यू करेगा। वो बस उसको एक तरीके से ट्रांजैक्शनल प्रोसेस की तरह देखेगा। लेकिन जब एक्चुअल में आप किसी को ज़ीरो से उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करते हो, 0 से 1 तक, तब अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो स्टार्ट होता है ना कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, उसकी मज़ा ही अलग है, उसकी सच में मज़ा ही अलग है। और यही सब कुछ करने की वजह से लॉन्ग रन वर्ड ऑफ माउथ आपकी इंडस्ट्री में एक रेपुटेशन बिल्डअप होती है कि उस बंदे ने एक्चुअल में ट्रांसपेरेंटली कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो आप उस चीज़ के पीछे भागो। ये जो भी सेलिब्रिटी ट्रेनर्स हैं जो अपने बायो में ये लगा रहे हैं, उन्होंने खुद वो अपनी आइडेंटिटी बना ली है। वो उस चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड है कि हाँ मैं XYZ सेलिब्रिटी का ट्रेनर हूँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनके अंदर से खुद की एक आइडेंटिटी बिल्ड करने की जो चाहत है ख़त्म हो चुकी है, वो उसी से सेटिस्फाइड है। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना। देखो मेरे जैसा बंदा कर रहा है, क्या है मेरे पास बताओ, अभी तक 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं खरीदी, बट स्टिल जा रहा हूँ ना, धीरे धीरे आ जाएगा वो भी टाइम। अपने आप को नहीं खोना है, किसी सेलिब्रिटी का नौकर हमको नहीं बनना है, उस सेलिब्रिटी
कि आइडेंटिटी की वजह से हमारी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए कि उसके हाथ में तुम डंबल थमा रहे हो, उसके हाथ में तुम बारबेल पकड़ा रहे हो, तुम सेलिब्रिटी ट्रेनर हो गए, है ना। छी भाई छी यार, हम कोच हैं, हम कोच हैं, हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्या मतलब, ये सच में ये जो ऐसा जो कल्चर है ना हमारे यहाँ से ही निकलता है, नौकर वाला। क्या डंबल पकड़ाओ हाथ में, बारबेल पकड़ाओ हाथ में। मैं तो कभी कभी मैं किसी किसी जिम में देखता हूँ ना, वो ट्रेनर लोगों को लोग ऐसे बोलते हैं कि ये मोबाइल पकड़, ये चाबी रख, ये कर, और ऐसे लोगों की कभी बॉडी भी नहीं बनती, कभी नहीं, कभी नहीं बनती। क्या अरे, चाहे वो बंदा तुमसे इनकम में क्यों ना छोटा हो, लेकिन वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, तुम्हारा वो टीचर है। मेरे स्कूल के टीचर, उनकी सैलरी बहुत कम होगी, ठीक है, या फिर जिनके पास से मैंने ट्यूशन ली होगी उनकी सैलरी भी बहुत कम होगी, शायद आज की डेट में वो कुछ अर्न भी नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए होंगे। तो किसी भी इंसान की कीमत ना पैसों से तय करना, ये मुझे सही नहीं लगता। मुझे उस इंसान की कीमत, वो जो वैल्यू ऐड कर रहा है, वो जो चेंज ला सकता है, उससे डिसाइड करना, ये अप्रोच मुझे सही लगता है। इस मोमेंट को मैं धीरे धीरे ट्रेपीजियस डोमिनेंट बनाते जा रहा हूँ, ताकि ट्रैप्स को अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब एल्बो से खींचने से ज़्यादा अब मैं शोल्डर से ऐसे खींच रहा हूँ, और थोड़ा बहुत डेडलिफ्ट स्टाइल भी, तो मेरे इरेक्टर्स भी मेंटेन रहे। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से बच्चे को स्कूल लेके आना, अभी कई सारे काम स्टार्ट हो रहे, दैट्स द प्राइमरी रीज़न। मॉडिफिकेशंस बहुत सारे चल रहे हैं, एंड रिजल्ट तो आ रहा है। सुबह मैंने बैक चेक करी थी, डेफिनेटली प्रोग्रेस है। आज जब आप पोस्ट वर्कआउट फ्लेक्स करते हुए देखोगे तो आपको भी बैक में डेंसिटी और विड्थ दोनों में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आई एम श्योर। बाकी और तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करनी बाकी है। लोग तो बोलते हैं ये वीडियोस वगैरह देख के, खेल लो 2025 में ही खेलो, 26 में ही खेलो, बट ऐसा नहीं है। मेरे से बड़े बड़े सूरमा ऑलरेडी रेडी बैठे, मैं तो अभी भाई मिट्टी का घड़ा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। अब जाके 1 साल कंसिस्टेंटली पीईडीज पर रह के मैंने थोड़ा बहुत जाना है, और तो बहुत कुछ जानना बाकी है। सो लंबा टाइम है, मुझे तो 2027 भी बहुत जल्दी लगता है, बट
तब तक एज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी है ना। तब तक एक समझ में तो आ जाएगा भाई कि मेरी जेनेटिक्स, मेरा डिसिप्लिन, मेरी कंसिस्टेंसी किस लेवल पे स्टैंड करती है। तब भी नहीं हो पाया तो बस जैसा पहले भी कहा, शांत रहो। बॉडी को और भी ज़्यादा अब्यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। पानी पी के नेक्स्ट सेट लेते हैं। That's it.